नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है। बात करेंगे कि आखिर संजौली में क्यों लोग सड़कों पर उतरे हैं और आखिर राहुल गांधी के बोल विदेशों में जाकर बिगड़ क्यों जाते हैं। इस पर विशेषज्ञ मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। ग्रेटर नोएडा में सेमीकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन का शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन को किया संबोधित। कहा वो भारत में रहने का सही समय है। मेरा सपना है कि दुनिया के हर डिवाइस में हो भारत की चिप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 विशिष्ट नर्स और मिडवाइफ्स को प्रदान किए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। कहा राष्ट्र के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ाने में नर्स और मिडवाइफ की है महत्वपूर्ण भूमिका। राहुल गांधी के देश और आरक्षण विरोधी बयान पर भाजपा का सीधा हमला। कहा राहुल गांधी हर उस ताकत के साथ जो भारत को कमजोर देखना चाहती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कांग्रेस का आरक्षण विरोधी मुहिम हुआ बेनकाब। शिमला में मस्जिद विवाद में तेज हुआ हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच धारा 163 लागू। जयराम ठाकुर ने राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। और हरियाणा चुनाव के लिए सभी दलों के उम्मीदवारों का नामांकन जारी। अनिल विज समेत भाजपा के 25 नेता आज पर्चा करेंगे दाखिल। कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भरा नामांकन। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की राहें आखिर अलग अलग क्यों हुई, क्यों जुदा हुई इन दोनों दलों की राहें, जबकि एक साथ पूरे देश भर में साथ मिलकर लड़ने और साथ मिलकर परचम लहराने का दावा करते थे। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में क्यों नहीं हो सका गठबंधन। दोनों के अरमानों का डब्बा किसने गायब कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लाख चाहने के बावजूद हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन परवान नहीं चढ़ सका। इसके कारण ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन बड़ा कारण इसमें भूपेंद्र हुड्डा की दिलचस्पी ना होना बताया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस हरियाणा में कद्दावर नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के इर्द गिर्द चुनाव लड़ रही है और ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व चाहकर भी उन्हें दरकिनार नहीं कर सकता। और जैसा कि कहा जा रहा है कि वो नहीं चाहते थे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बातचीत करने वाले राघव चड्ढा जहां 10 सीट के लिए अड़े थे, वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया केवल 5 सीट से ज्यादा उन्हें देने के लिए तैयार नहीं थे और 5 के बाद उनको 3 सीटों पर लाया गया। 3 सीट भी दी जा रही थी, लेकिन 3 सीटें जो दी जा रही थी वो भी ऐसी दी जा रही थी जो बीजेपी की बेहतरीन सीटें थी, जहां पर बीजेपी हमेशा जीत दर्ज करती है। तो दोनों दल एक दूसरे पर अब इस का ठीकरा फोड़ रहे हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है और अब सवाल राहुल गांधी के उस सपने का भी है जिसके तहत विपक्षी दलों के एक होने की बात वो कहते रहे हैं। आखिर हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होना दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी की नजर दिल्ली विधानसभा चुनावों पर भी थी। ये उनकी एक टैक्टिस थी और हरियाणा में दोनों दलों के बीच गठबंधन होना तो क्या दिल्ली का रास्ता कांग्रेस के लिए आसान हो जाएगा, ये सोच थी। इस बीच हरियाणा चुनाव में टिकटों को लेकर लगभग सभी दलों में घमासान जारी है। सत्ता के लिए जोड़ तोड़ में फंसे हैं सियासी दल, इसमें जोड़ तोड़ में फंसे हुए हैं। यूपी में अखिलेश यादव का कर्ज कांग्रेस हरियाणा में चुकाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को यहां 2 सीटें दी हैं।
बीजेपी की तरफ से तमाम वरिष्ठ नेताओं के टिकट कटने से घमासान की स्थिति है। बीजेपी ने अब तक 87 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कई विधायक बागी होकर चुनाव लड़ने पर आमादा हैं। पार्टी में समझाने बुझाने और डैमेज कंट्रोल की कोशिशें की जा रही हैं। इस बार बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन नहीं हो सका है और आम आदमी पार्टी के भी ताल ठोकने से कई सीटों पर त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय मुकाबले की उम्मीद की जा रही है। और हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा का कहना है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन की कोशिश तो की, लेकिन उन्होंने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। नहीं, हमने तो प्रयास किया। कुछ उम्मीद है सर, सर अलायंस नहीं हो पाया और किसी दल को तो उन्होंने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। तो कोई गुंजाइश नहीं है सर अब आम आदमी पार्टी से वो मैं बता रहा, हमने तो उनसे प्रयास किया, लेकिन शायद वो नहीं लड़ना चाहते। वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया है। हमारे ये विधायक हैट्रिक पर है और भी कई विधायक हैट्रिक पर है। हमारी सरकार भी हैट्रिक होने वाली है। इसलिए ये पहला एक अवसर हरियाणा के इतिहास में आएगा कि जब कोई एक पार्टी लगातार 3 बार अपनी सरकार बनाने जा रही है। जनता ने अपना मन बना लिया है और कांग्रेस धीरे धीरे हार की तरफ आगे बढ़ रही है और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि अभी से वो यानी गठबंधन के साथियों को ढूंढ रहे हैं और उनको गठबंधन के साथी मिल नहीं रहे। जिसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाते हैं वही हाथ अपना पीछे खींच लेता है। इसलिए जनता ने हमारे इस 10 साल का शासन और कांग्रेस के 10 साल का शासन आज भी उनको पूरा याद है कि उस समय 10 साल में क्या क्या होता था, किस प्रकार से एक भय का वातावरण था, किस प्रकार से भ्रष्टाचार का एक वातावरण था। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता आकांक्षा सक्सेना चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रही हैं। आकांक्षा, आपसे जानना समझना चाहेंगे दोनों दलों के लिए कितनी बड़ी मुश्किल है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए, और सबसे खास बात यह भी समझने की जरूरत है कि जिस तरह से भूपिंदर सिंह हुड्डा, दरअसल कहा जा रहा है कि वो नहीं चाहते थे आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन, और ऐसे में राहुल गांधी के लाख चाहने के बावजूद ये गठबंधन परवान नहीं चढ़ सका। तो ये जो पार्टी के अंदर भी एक कहीं ना कहीं जो मतभेद है वो भी उभर कर सामने आया है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि पंजाब के विधानसभा के जब इलेक्शंस हो रहे थे तो उस वक्त भी कुछ ऐसी स्थिति हुई थी कि जो शीर्ष नेतृत्व, जो बड़े लीडर्स थे कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के, दिल्ली में वो चाहते थे कि गठबंधन हो जाए, पर कहीं ना कहीं पंजाब कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे उन्होंने इस बात को बिल्कुल खारिज कर दिया था और गठबंधन नहीं हुआ था। इस बारी जब हरियाणा के लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे तो उसमें गठबंधन ज़रूर हुआ, पर एक ही सीट जो है कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को दी थी। वहीं कहीं अब अगर इस बारी की बात करें, विधानसभा की बात करें, तो पहले से ही आम आदमी पार्टी ने ये घोषित कर दिया था कि वो 90 की 90 सीटों पर अकेले ही आएंगे, पर कहीं ना कहीं बीच में जो है एक गठबंधन की बात हुई, जैसे कि आप बता रहे थे कि राघव चड्ढा और राहुल गांधी चाहते थे। अगेन मैं आपको बताना चाहूँगी कि नेशनल उस तरीके से तो उस पर्सपेक्टिव से उसको देख रहे थे, पर देखा जाए अगर पंजाब में पहले भी और अब इस वक्त हरियाणा में भी सिर्फ सीट शेयरिंग की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा ही रही है। कहीं ना कहीं जो ये गठबंधन नहीं हो पाया उसकी सबसे बड़ा कारण जो है वो सीट शेयरिंग का था, क्योंकि कांग्रेस जो है वो इस वक्त अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट मान रही है कि वो काफ़ी सीट्स निकाल जाएगी, इसलिए कहीं ना कहीं वो 10 से 5 और 5 से 3 पर आ गए थे और 3 भी वो ऐसी सीट्स दे रहे थे जिनका ज़्यादातर जो प्रभाव था बीजेपी के कैंडिडेट्स का था। तो इसका पूरा सही में खामियाजा जो है वो जो नेशनल लीडर्स जो है दोनों पार्टीज़ के जिस तरीके से सोच रहे थे कि आगामी जो चुनाव होंगे दिल्ली के, उसमें तो बहुत असर पड़ेगा ही, क्योंकि कहीं ना कहीं नेशनल लेवल के ऊपर अगर पार्टी में कोई गठबंधन हो रहा है वो रीजनल लेवल पर जाकर जो है वो फेलियर है। अगर हरियाणा की बात करें तो अब हम देख रहे हैं कि वो एक तरीके से बिल्कुल फेल हो गया है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी वो बिल्कुल फेल हुआ था। आम आदमी पार्टी अलग से लड़ी थी,
और कांग्रेस भी अलग से ही लड़ी थी। जहाँ तक रहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है उनके नेतृत्व में जो है लोकसभा के इलेक्शंस भी कांग्रेस ने जीता है, 5 सीटें जीती हैं, जो कि 0 से 5 हुई थी। वो काफ़ी एक तरीके का पॉजिटिव था। तो इस बार भी जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो काफ़ी मायने रख रहे हैं। सीट्स जो है जिस तरीके से दी जा रही है, कहा तो ये जा रहा है कि सबसे मिलजुल के बातचीत करके सीट्स दी जा रही है, पर कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। निश्चित तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं और कांग्रेस को लेकर के आपने दूसरे स्टेट्स में भी देखा होगा कि कई बार जो केंद्रीय नेतृत्व होता है उसका इतना इंटरवेंशन होता है जिसकी वजह से कई बार जो प्रदेश में नेतृत्व है या जो कहा जाए कि ज़मीनी कार्यकर्ता है उनकी उपेक्षा हो जाती है। तो ये हरियाणा में कितना किस तरह से होगा ये तो चुनाव तय करेंगे, लेकिन जब बात हम एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की करते हैं, आपको लगता है कि दोनों के प्रॉस्पेक्ट्स पर असर पड़ा है या कांग्रेस खुद अपने को इतना कॉन्फिडेंट समझ रही कि उसको लगता है कि इनका बर्डन हमें बाद में ढोना पड़ेगा? कम से कम जो प्रदेश नेतृत्व है वो ऐसा सोचता है। लोकसभा इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो किसी तरीके से अगर देखा जाए तो लोकसभा इलेक्शंस में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया था लोकसभा के टाइम पर, तो उस वक्त भी जो कहीं ना कहीं जो एक खामियाजा भुगतती कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के होने की वजह से, गठबंधन होने से वो कहीं ना कहीं बहुत बचाव हो गया। पर इस बार वो बचाव होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि 90 की 90 सीटों पर जो है कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों को उतार रही है और आम आदमी पार्टी भी अपने उम्मीदवारों को उतार रही है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है निखिल कि आने वाले चुनाव में जो है कहीं ना कहीं जो वोट खराब होने की बात है, जो वोट जो शेयरिंग होगी, जो वो एक तरफ हो जाते, अगर गठबंधन हो जाता वो कहीं ना कहीं बट जाएंगे, उसमें दोनों ही पार्टियों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक प्रश्न मैं चाहूंगा कि बहुत जल्दी से हम देखें कि इंडियन नेशनल लोकदल का मैं चाहूंगा बहुत जल्दी से एक प्रश्न का जवाब दें। आपने अपने पहले जो दूसरा प्रश्न है उसका जवाब लगभग दरअसल दे दिया। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो पूरा समीकरण है अभी खास तौर पर जब टिकटों का बंटवारा हो रहा है, सभी दल दे रहे हैं, किस तरह का घमासान, और ये हर चुनाव में लगभग हर स्टेट में देखा जाता है, लेकिन कम से कम मीडिया की सुर्खियां भी बटोरता है ये, और तमाम जनता भी जानना चाहती है कि आखिर कौन सा पार्टी का नेता कहाँ बागी हो रहा है, क्योंकि घमासान जो है टिकटों को लेकर लगभग सभी दलों में है। और हरियाणा के क्या हाल है ये आप बेहतर बताएंगी। जी निखिल, मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले बीजेपी जो है वो अपने 67 कैंडिडेट्स की लिस्ट लेकर आई थी। उसके बाद दूसरी लिस्ट आ गई थी, तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स जो है बीजेपी की हैं, और बीजेपी में कुछ ऐसे नेता थे जो सोच रहे थे कि उन्हें मिलेगी। बहुत सारे पूर्व मंत्री थे, बहुत सारे ऐसे शीर्ष नेता थे जिनको लग रहा था कि इस बार उन्हें टिकट मिल जाएगी, और काफ़ी बगावत देखने में आ रही है। काफ़ी देखा गया कि जब पहली लिस्ट निकली थी तो उसमें भी कुछ दर्जन भर से ज़्यादा लोगों ने जो है इस्तीफा दे दिया था पार्टी से, और कुछ लोगों ने तो ओपनली ये भी आके कहा था कि हम अपने बीजेपी कैंडिडेट को अपने रीजन से जीतने नहीं देंगे। अगर हम बात करें कांग्रेस की भी, तो इसी तरीके से बगावत जो है कांग्रेस में भी देखने को आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में जो है व्यक्ति विशेष जिस तरीके से जो कैंडिडेट है वो अपने आप को इतना कॉन्फिडेंटली लेके चलता है कि वो कहता है कि मैं निर्दलीय भी लड़ सकता हूँ। तो हमने इसमें एक ही पार्टी की बात नहीं करते हैं, और कुछ एक जो नेता हैं हम देख रहे हैं जो बीजेपी से निकलकर और कांग्रेस से निकलकर जो है क्षेत्रीय पार्टियों में भी जा चुके हैं, जेजेपी, आईएनएलडी को। तो एक तरीके से क्षेत्रीय पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर हो जाता है निखिल कि जो बीजेपी के और जो बड़े बड़े नेता थे जिनका काफ़ी प्रभाव भी है, अगर वो उनकी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी जीतने की और जो वोट बैंक की प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो रही है। तो घमासान तो अभी तक चल रहा है, और आज आखिरी दिन है निखिल। अभी तो दिलचस्प बात यह है कि सभी पार्टियों ने जो है अपने पूरे कैंडिडेट्स जो है नहीं उतारे हैं। तो आज का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण हुआ, क्योंकि कांग्रेस की भी बहुत कैंडिडेट्स बच चुके हैं, आम आदमी पार्टी के भी, जेजेपी और एएसपी के भी, और आईएनएलडी और बीएसपी के भी। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा हरियाणा के लिए, क्योंकि सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो आ जाएंगे। कल आखिरी दिन है नामांकन का। आज भी आपने देखा कि बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने नामांकन भरा है, और कल भी आखिरी दिन होने की वजह से आज बहुत महत्वपूर्ण है कि आज लिस्ट जो है सभी राजनीतिक पार्टियां जो है अपनी लिस्ट आज निकाल लें।
जी जी जी, निश्चित तौर पर। तो आज का दिन महत्वपूर्ण होगा, सभी की निगाहें हरियाणा में कम से कम इस बात पर होगी कि कौन सा दल किन उम्मीदवारों को चुनाव में उतार रहा है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आकांक्षा। और इसके बाद बात करेंगे राहुल गांधी के बयानों से किनारा करती कांग्रेस। ये किनारा आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी को करना पड़ रहा है अपने ही दिग्गज नेता, कद्दावर नेता और जिसको कहा जा रहा है कांग्रेस के युवराज की बातों को। लेकिन इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे कि क्या कुछ है ये खबर। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात करेंगे कि राहुल गांधी के बयानों से किनारा आखिर कांग्रेस क्यों कर रही है। अपने विदेश यात्राओं में राहुल गांधी बीजेपी, स्वयंसेवक संघ और हिंदू धर्म को लेकर बयानों से चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार वे जाति और आरक्षण को भी लेकर आए हैं अपने बयानों में। क्या आरक्षण कभी खत्म हो सकता है? इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा था, हाँ हो सकता है, लेकिन परिस्थिति अभी नहीं है। बीजेपी सहित अन्य राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया है कि कांग्रेस के मन में आरक्षण को खत्म करने का कोई स्कीम जरूर है। हालांकि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इस पर सफाई दे रहे हैं कि उनका मकसद ये नहीं था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मन में पड़े विचार और सोच किसी न किसी माध्यम से बाहर आ ही जाते हैं। अमित शाह ने कहा कि जब तक बीजेपी है, आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता। देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अमित शाह ने कहा कि देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। आरक्षण पर राहुल गांधी की सफाई पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि वे आरक्षण के विरोधी नहीं हैं, जो कि पूरी तरह से गुमराह करने वाला बयान है। 10 साल तक कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर SC/ST प्रमोशन वाला विधेयक को रोक के रखा और इसको पास नहीं होने दिया। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा राहुल गांधी के 3 दिवसीय दौरे को लेकर खूब प्रचार प्रसार उन्होंने किया, लेकिन ये दौरा विवादों में घिरता हुआ नजर आया। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी की भारत विरोधी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात को लेकर विवाद काफी बढ़ गया है। इल्हान उमर भारत विरोधी बयानों और कृत्य के लिए जानी जाती हैं। पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करने वाली इल्हान उमर ने से राहुल गांधी की मुलाकात को लेकर देश में तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इल्हान उमर भारत वंशियों के खिलाफ अक्सर बयान देती रही हैं। भारतीयों के स्थायी निवास ग्रीन कार्ड की अवधि को कम करने की इल्हान ने वकालत की थी। खालिस्तानी आतंकवादियों के समर्थन में भी इल्हान उमर ने बयान दिए हैं। हर पब्लिक मीटिंग में राहुल गांधी का भारत विरोधी बयान और विचार लोगों में जागरूकता लाने से ज्यादा भ्रम फैलाने वाला है। बीजेपी आरएसएस पर तल्ख टिप्पणियां राहुल गांधी की छवि की USP हो सकती हैं, लेकिन भारतीय समाज को लेकर उनका बयान घातक हो सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी पहनने की इजाजत दी जाएगी या नहीं, क्या सिख समुदाय गुरुद्वारे जा सकेंगे या नहीं। उनकी बातों का समर्थन करते हुए अमेरिका में स्थित सिख फॉर जस्टिस ने जोर देकर कहा है कि हमारी लड़ाई भी इसी बात को लेकर है। क्या राहुल गांधी विदेशों में खालिस्तानी अलगाववाद के धुर विरोधियों के साथ मिलकर देश को शर्मसार नहीं कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है और इस पर हर देशवासी निश्चित तौर पर सोच रहा है। तो वर्जीनिया में राहुल गांधी ने भारतीय समुदाय से बात करते हुए क्या कुछ कहा, ये आइए आपको सुनाते हैं कि सिख को पगड़ी पहनने की इजाजत दी जाएगी कि नहीं। ये जो बयान है, आइए आपको सुनवाते हैं।
See, first of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, yeah, with the turban. What is your name? Balinder Singh. Balinder Singh. So fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he as a Sikh is going to be allowed to wear a kada in India. Or he as a Sikh is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. और बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज कहा कि राहुल गांधी पहले नेता प्रतिपक्ष हैं जो विदेशों में जाकर भारत की छवि को खराब करना चाहते हैं। भारत के इतिहास के पहले नेता प्रतिपक्ष बने हैं जिन्होंने किसी घोषित भारत विरोधी सांसद के साथ मुलाकात करके अपने मधुर मनोभावों की अभिव्यक्ति की है। राहुल गांधी जी भारत के इतिहास के पहले नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं जिनका नाम एक समय पर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत विरोधी अपने वक्तव्य में प्रयोग किया था। और शहजाद पूनावाला ने क्या कुछ कहा, आइए उनको भी सुन लेते हैं। सिख विरोधी, आरक्षण विरोधी बयान देने के बाद और भारत की संस्थाओं पर विदेशी धरती पर सवाल उठाने के बाद अब राहुल गांधी और कांग्रेस का हाथ भारत विरोधी तत्वों के साथ, और ये कोई पहली बार नहीं है कि एक पार्टी के विरोध में उतरते उतरते देश विरोधी ताकतों से ही मिल जाना। इल्हान ओमर कौन है जिससे राहुल गांधी मिले? इसने भारत के खिलाफ यूएस कांग्रेस में रेजोल्यूशन लाने का काम किया, भारत की सॉवरेनिटी को वायलेट करते हुए पीओके विजिट किया, और वो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ट्रिप पर। इमरान खान से मिलकर भारत में इस्लामोफोबिया के ऊपर चर्चा की। भारत ने जब 370 को ख़त्म किया तब उसके खिलाफ बोलकर भारत के जम्मू कश्मीर के पोजीशन के खिलाफ पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर के पोजीशन को इंडोर्स करने का काम, और लगातार हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने का काम इल्हान ओमर करती है। आज सवाल ये है कि ऐसी क्या मजबूरी है राहुल गांधी आपकी, ऐसी क्या सत्ता की लोलुपता लालच है कि आप देश विरोधी ऐसी ताकतों से पहले भी मिले हैं और आज भी मिलते जा रहे हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दरअसल तीसरे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। विजय शर्मा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, वो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ राहुल लाल जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस के समर्थक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और विनोद मिश्रा हमारे सलाहकार संपादक वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। और अगर इस चर्चा की शुरुआत विनोद जी आपके साथ करना चाहें तो ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी विदेश में गए हैं और उनका बयान जो है वो चर्चा के विषय न बने हों, लेकिन सबसे खास बात है कि वो ऐसे लोगों से जाकर मिलते हैं जो भारत विरोध का जिनका इतिहास रहा है, और ऐसी बातें करते हैं जिसमें भारत का विरोध झलकता है, चाहे वो बात बीजेपी के विरोध में कर रहे हो, लेकिन वो ऐसा लगता है कि वो बीजेपी का विरोध करते करते, भाजपा का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगते हैं। देखिए, ऐसा ये नहीं है कि राहुल गांधी ने पहली बार इन लोगों से मुलाकात की है जी। जो भारत विरोधी वहाँ पे लॉबी है, और वो लोग जो हैं, ऐसा राहुल गांधी ऐसा पहली बार नहीं मिल रहे हैं उनसे। चर्चा और चिंता के विषय ये है कि राहुल गांधी संसद में, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में ये उनकी पहली यात्रा अमेरिका यात्रा है जी। और वो पहली यात्रा में जो अमेरिका से मैसेज दे रहे हैं वो कम से कम भारत के लोगों को और भारत को के जो लोग हैं उनको सुनना चाहिए और गौर करना चाहिए। गौर इसलिए भी करना चाहिए कि प्रतिपक्ष के नेता की एक संवैधानिक जिम्मेदारी होती है। आज जो उनकी जो भी मीटिंगें हो रही है, जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने आयोजन किया है उनके मीटिंग को लेके, और जोर शोर से उसका प्रचार प्रसार किया था पिछले 15 दिनों से, उसमें जो लोग आए हुए हैं वो राहुल गांधी एक सांसद और गांधी परिवार के एक सदस्य के रूप में के साथ साथ उनका सबसे बड़ा कद है कि भारत के लोकसभा के वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, और उस हैसियत में जब राहुल गांधी बोलते हुए जो मैसेज दे रहे हैं तो उनके मैसेज को कम से कम ये प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है जी। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप अपने बाइट में सुना रहे थे कि राहुल गांधी जब ये एक प्रोग्राम में वहाँ पे बोल रहे थे टेक्सास शहर में,
और वो वहाँ पे सिख समुदाय के कुछ लोग आए हुए और उन लोगों से बात करते हुए जब ये कहते हैं कि भारत में ये ऐसी स्थिति बन गई है कि वहाँ एक तरह से आप कहें कि सिखों को पगड़ी पहनने की, कड़ा पहनने की और गुरुद्वारा जाने की तब की भी इजाज़त नहीं होगी। तो क्या राहुल गांधी ये वही भ्रम नहीं फैला रहे हैं या वो वही चीज़ नहीं कर रहे हैं जो वहाँ सिख फॉर जस्टिस जो है, जो खालिस्तानी आतंकी जो संगठन पुन्नू का है, उसने उस चीज़ का समर्थन करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने तो मेरी ही बात कही है, जिस बात के लिए हम आंदोलन कर रहे थे वही बात तो राहुल गांधी ने कही है। तो ये सवाल तो जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के वहाँ अध्यक्ष एम पित्रोदा हैं, उनके पर सवाल तो जरूर होगा कि क्या खालिस्तानियों के का जो सवाल है उसको राहुल गांधी के से कहलवाया गया, या राहुल गांधी जानबूझ के इस बात का वहाँ पे इस बात का रिफ्ट पैदा करने की कोशिश की कि हिंदू मुसलमान की बात तो अब करते रहे थे, अब वो हिंदू भर से सिख भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति बनाने का जो उनका जो भी मकसद रहा हो, लेकिन सीधे सीधी बात यह है कि राहुल गांधी अपने ही भ्रम जाल में फंस गए। अपने जाल में इसलिए फंस गए हैं कि राहुल गांधी ने जब कल आरक्षण पे उनका जो एक महत्वपूर्ण बयान आया, उसको आप कह सकते हैं कि ऐतिहासिक बयान आया, जो उनसे पूछा गया कि क्या आरक्षण क्या भारत में खत्म हो सकता है, तो उनका सीधा जवाब हो सकता था कि बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी ये परिस्थिति नहीं थी। तो यही इसी बात को लेके मायावती ने और गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि भाई आपके मन में जो बातें होती है उसकी अभिव्यक्ति किसी न किसी रूप में होती है। तो राहुल गांधी पूरे इलेक्शन के दौर में जो घूम घूम के आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में है, ये बात जो फैला रहे थे वो साबित हो गया कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे। जो बात सच थी उनके मुंह से ये बात कम से कम अमेरिका के इस आयोजन में जरूर निकला है। ठीक है, विजय शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है विजय जी। राहुल लाल, आप इस डिबेट को सुन रहे हैं, अभी विनोद मिश्रा जी ने साफ तौर पर बहुत सारे सवाल उठाए। दरअसल क्या खालिस्तानियों का सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं? क्या वो विदेश में इसलिए गए हैं वहां पर, और कम से कम ये भी समझने की जरूरत है क्या उन्होंने जरा भी ग्रो नहीं किया, जिसको कहते हैं एज ए पॉलिटिशियन, कि वो इल्हान उमर के साथ खड़े हुए नजर आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं? आखिर ये जो बीजेपी का विरोध है वो किस हद तक जाएगा? निखिल जी, राहुल गांधी के तमाम बयानों को जब से वो गए हैं अमेरिका में बहुत ध्यान से सुन रहा हूं एक एक बयान को, और भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर जिस रूप में प्रतिक्रिया दे रही है, सबसे पहले तो बीजेपी की प्रतिक्रिया ये आई कि विदेशों में जाके किस तरह से जो है कि भारत की छवि खराब की जा रही है। पहली प्रतिक्रिया तो निखिल जी विपक्ष सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से राहुल गांधी के ऊपर सिरे सिरे लगा दिए गए, जबकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश में जा जाके लगातार ये चीज कहते हुए रहे हैं कि एक जमाने में भारत में जन्म लेना दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता था, भारतीय होना दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता था। तो क्या 2015-16 में जब प्रधानमंत्री दुनिया के अनेक देशों में जा जाके जब ये प्रतिक्रिया देते थे, तो क्या उसमें इन प्रकार के राहुल जी आप देखिए, विषय मत भटकाइए, विषय मत भटकाइए, देखिए विषय मत भटकाइए। दो बातें राहुल जी, दो बातें। एक तो विषय मत भटकाइए कि कौन क्या कहता था, अब आप ये कहने लगेंगे प्रधानमंत्री क्या कहती थी, इंदिरा गांधी क्या कहती थी, इस पर आप मत आइए। और दूसरी बात, जो बात आप कह रहे हैं उसके पीछे कोई आपके पास कोई भी तर्क नहीं है, दरअसल उसके पीछे कोई भी सपोर्ट नहीं है, कोई भी सपोर्ट नहीं है। इस तरह की अनर्गल बातें आप कुछ भी आए कुछ भी कह दें, ये स्वीकार्य नहीं है। निखिल, एक मिनट में, अगर राहुल गांधी ये बात नहीं कही थी तो उनके सारे प्रवक्ता इस बात को सफाई देने में क्यों लग गए? आप जो यहाँ वहां से ढूंढ रहे हैं, कंकड़ पत्थर जमा कर रहे हैं, आपके प्रवक्ता ने राहुल गांधी का जस्टिफाई किया है कि उन्होंने ऐसा कहा था, ऐसा नहीं कहा था। राहुल गांधी खुद आरक्षण के मुद्दे पे दूसरी बार सफाई भी दे चुके हैं। ये सब चीजें बोलने के समय में थोड़ा सा एक ठोस और अपना एक कंक्रीट लेके आइए कोई चीज बताने के लिए। यहाँ वहां आप बात करते हैं कि जैसे सारे कांग्रेस के लोग जितने प्रवक्ता हैं, जैसे राहुल गांधी की बात होगी आप सीधे प्राइम मिनिस्टर मोदी को ले आएंगे। अरे भाई, आपके बड़े नेता हैं, लेकिन देश ने क्या गुनाह किया है उनके लिए कि वो सारे धर्मों को लेके, हिंदू धर्म को लेके, सनातन को लेके, सिखों को लेके, आरक्षण को लेके क्या क्या नहीं वो बात कर रहे हैं। ये कोई धार्मिक संत है, महात्मा है? आपके सारे प्रश्न, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही। मैं अपने पैनल से रिक्वेस्ट करूंगा कि राहुल लाल जी आपकी आवाज थोड़ी बढ़ा दें, और उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप कम से कम
जो विषय है उस पर बात करें। और जी जी आपके विषय पे बिल्कुल निखिल जी, चलिए कहिए जी, मेरी अगर आवाज आ रही हो। जी जी देखिए निखिल जी, मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी से ये पूछा गया कि भारत में आरक्षण कब तक जारी रहेगा, हमारे संविधान में क्या व्यवस्था रखी गई है, आरक्षण अनंत काल के लिए नहीं है। तो उन्होंने ये चीज कहा कि भाई एक तरह से क्या उनके बयान का मतलब क्या था, उन्होंने ये चीज कहा कि अनंत काल के लिए नहीं होगा। बयान का क्या मतलब था, जो भी था, लेकिन उनके बयान का नेतार्थ जो निकाला जाएगा वो यही निकाला जाएगा कि उनके मन में है कि आगे चल के आरक्षण को खत्म करेंगे, और उन्होंने कहा कि अभी नहीं खत्म करेंगे, जब परिस्थितियां अलाउ करेंगी तब खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा इस बात को या नहीं कहा, ये बताइए। मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। कहा ना इस बात को कहा, तो अगर इस बात को कहा उन्होंने तो उस पर जो लोग मतलब निकाल रहे हैं तो गलत कहा है। लेकिन इल्हाम उमर के साथ खड़े हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, क्या इस बात को डिनाई कर सकते हैं? इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन है? क्या इस देश में सवाल बहुत सारे राहुल जी, क्या इस देश में सिखों को पगड़ी पहनने नहीं दिया जाता है? आप बताइए, क्या इस देश में सिखों को गुरुद्वारे में नहीं जाने दिया जाता है? सिख फॉर जस्टिस खालिस्तान की आवाज बनकर आएंगे राहुल गांधी तो सवाल उनसे पूछे जाएंगे। निखिल जी, सारे सवालों को मैंने सुन लिया, बस मैं आप कुछ सेकंड का समय लीजिए, मैं तीव्र गति से उत्तर देता हुआ चला जाता हूं आपको, और सारे प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाएगा आपको। देखिए, आरक्षण को लेकर राहुल गांधी डंके के चोट पे कहते हैं कि 50% आरक्षण की जो सीमा अभी लगी हुई है इंदिरा साहनी केस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने जो लगाए है उसको बिल्कुल तोड़ा जाएगा। और 50% आरक्षण, चूंकि 90% लोग अभी भेदभाव का शिकार हो रहे हैं, तो वो आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हाँ, जब भविष्य विदेशों में, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, ये भी बात है, विदेशों में उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा खत्म करने पर की बात कही, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अभी 90% कर देंगे, आगे खत्म करेंगे, ये भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आगे खत्म करने पर विचार करेंगे। आगे चलिए जी। निखिल जी, आप मेरे वाक्य को सुनने देंगे तो आप फिर उसके बाद खंडन कर दीजिएगा। मैं बिल्कुल आपके खंडन का स्वागत करता हूं। तुर्की जैसे आप कह रहे हैं उसमें मैंने एक बात जोड़ दी है, आप अपनी बात करें जी। निखिल जी, उन्होंने दोनों चीजों को कहा है। अब देखिए, जातिगत जब भेदभाव की स्थितियां समाज में नहीं रहेंगी, वो परिस्थितियां जब वो आदर्श स्थिति आएगी, वो हमारे संविधान में कहा गया, संविधान निर्माताओं ने भी कहा है, तो उसी चीज को दोहराया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको लगा लपक के कि भाई आरक्षण के मामले पे तो घिर चुके हैं। बसपा भी कह रही है, बाकी दलों में सन्नाटा है। उनके जो सुनिए उनके जो समर्थक हैं उनमें सन्नाटा है। कांग्रेस इस पर अपने सफाई पर सफाई दिए जा रही है उनके नेता, जैसे अभी आप दे रहे हैं। दरअसल मैं सफाई नहीं दे रहा हूं, मायावती जी का अपना जना उत्तर प्रदेश में खाता भी नहीं खुल पाया। चलिए, दूसरा विषय, इल्हाम उमर के साथ क्यों खड़े थे? हाँ, अब देखिए, ये सवाल आपका बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और इसका भी मैं उत्तर देता हूं। देखिए, इल्हाम उमर भारत विरोधी है, इससे कोई इनकार नहीं करता, लेकिन वो वहां के जनप्रतिनिधि भी है, और अगर भारत विरोधी शक्तियों को समझाना भी हमारे नेता प्रतिपक्ष का काम है। भारत के हितों को पूर्ति करने के लिए अगर ऐसे तत्वों से मिलकर कम से कम समझाया होता तो बताया भी होता। एक ट्वीट कर रहे थे कि आज इनको बहुत समझाया हमने, ये मानने को राजी नहीं है। निखिल जी, सारे डिटेल्स मिलेंगे। लेकिन आपने ऊपर के हेडिंग लगा के रखा है कि राहुल गांधी के बयान से कांग्रेस की नारा कर रही है। राहुल जी, आपको बता दूं कि राहुल गांधी के घर के सामने सिख समुदाय जो है वो प्रदर्शन कर रहा है, और ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं वो वहीं की है। दिल्ली में राहुल गांधी के आवास के सामने सिख समुदाय के जो लोग हैं उनका प्रदर्शन जारी है। राहुल जी, अपनी बात जारी रखें। राहुल लाल जी जी। हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि इल्हाम उमर के प्रकरण में वहां के जनप्रतिनिधि हैं, वो भारत विरोधी बयान देते रहती हैं। तो इस प्रकार से अमेरिका जैसे देशों में जो भारत विरोधी समूह बन रहा है, उन समूहों की क्या स्थिति है? आखिर क्यों वो पाकिस्तान की आवाज में स्वर में स्वर मिलाते हैं? भारत जैसे महाशक्ति के साथ आखिर उनकी वो डिस्टेंस क्यों है? वो इन चीजों को सुनने समझने और उन्हें समझाने का प्रयास था। बताइए, इसमें क्या गड़बड़ी है? राहुल गांधी हमेशा ये तर्क आपका बहुत दिलचस्प है, और निश्चित तौर पर कि वो उन लोगों से मिल करके उनको समझाने के लिए गए थे कि आखिर आप हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं। और उन विरोधियों को, ऐसे लोग जो भारत के जो वहां पर अमेरिका में जो रहने वाले बाशिंदे हैं उनके ग्रीन कार्ड का विरोध करते हैं, ऐसे लोग जो पाकिस्तान में पीओके ट्रैवल करते हैं, भारत की सारी जो राष्ट्रीयता है उसको धता बताते हुए पाकिस्तान के को स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान, ये और उसके बाद आप कह रहे हैं आप उनसे मिलकर समझाने गए थे। एक ट्वीट कर देते, बता देते कि मिलकर समझाने जा रहे हैं जी। मिलकर, अच्छा बताइए, मिलकर समझाया तो क्या निकल कर आया, ये बताइए। स्पष्ट तौर पर चेतावनी दी गई है निखिल जी कि ये जो भारत विरोधी रवैया है, इस प्रकार के रवैये से देखिए विनोद जी, आप असहमति के स्वर को भी तो लीजिए। देखिए, आपके विचारों का आदरणीय विनोद जी मैं पूरा सम्मान करता हूँ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये एक ऑफिशियल लेटर निकलवा दीजिए।
आप कांग्रेस पार्टी के तरफ से राहुल जी एक ऑफिशियल लेटर निकलवा दीजिए कि राहुल गांधी का की जो मुलाकात कम से कम वो एक तरह से उनको ये बुलाया गया था कि आप इस तरह की प्रॉब्लम क्यों खड़ा करते हैं। चलिए निकालिए ऑफिस। राहुल लाल जी, मैं आपकी इस बात के लिए प्रशंसा करूंगा कि आप कम से कम उनके हर जो राहुल गांधी का जो भी उनका स्टेटमेंट है आप उसको किसी ना किसी तरह से साधने की कोशिश कर रहे हैं। जनता इसको सुन रही है। देखिए, मैं ही केवल नहीं हूं, सब समझ रहे हैं कि आप मिलने गए थे, आप कह रहे हैं समझाने गए थे, समझा करके क्या निकला। मैं अभी जो है विजय शर्मा जी के पास जाऊंगा। विजय शर्मा जी, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आपने बताया कि वो समझाने गए थे और इतना मत समझाना कि वो समझ ही जाए। ये वाली बात भी रही है। अब वो कितना समझे, कितना किसने किसको कितना समझाया। चाइना अब मैं देखिए इस बात को बढ़ाने नहीं चाह रहा हूं। जिस वक्त डोकलाम में चीन की सेनाएं और भारत की सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई थी और जिस वक्त जो हिंदुस्तान के सैनिक थे चीनियों को कूट रहे थे, उस दौरान रात के अंधेरे में चीनी दूतावास से मिलकर उनको समझाने ही गए होंगे। तो इस तरह के सवाल बहुत सारे मिलेंगे, इसलिए इस पर जो है कम से कम इस तरह नहीं दे। विजय शर्मा जी, नहीं, मैं विजय शर्मा जी के पास जाऊंगा। विजय शर्मा जी के पास जाऊंगा। विजय शर्मा जी के पास जाऊंगा। विजय शर्मा जी, आपको लगता है कि जो इस तरह का ये सारा नैरेटिव एक गढ़ने की कोशिश है, दरअसल ये इस सब के पीछे ये है कि बाहर जाकर के उस संघ की, बीजेपी की उसको लेकर के कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए ताकि देश में उसकी छवि खराब की जा सके। देखिए निखिल जी, मैं इसको इस तरह से नहीं लेता, मैं दूसरे तरीके से लेता हूँ। राहुल गांधी जी जो है, जो देश विरोधी लोग हैं, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो, उन सबके एम्बेसडर बन गए हैं। आप देखेंगे कन्हैया कुमार जी कौन थे, टुकड़े टुकड़े गैंग के, वो उनके साथ घूमते हैं, उनको उन्होंने उम्मीदवार बनाया। आज आप मुझे बताइए, लंदन में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हमारा चुनाव आयोग जिसके द्वारा चुनकर आते हैं, राहुल लाल जी को बोल दीजिए, वो बहुत धैर्यपूर्वक आपकी बात सुनते रहे। राहुल लाल जी सुन तो लीजिए। राहुल लाल जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। बहुत धैर्यपूर्वक, बहुत ही जिसको कहते हैं कि पेशेंट लर्नर की हियरर की तरह उन्होंने, विजय शर्मा जी ने आपकी बात सुनी है। प्लीज आप भी सुनिए, फिर आपकी बारी आएगी जब जवाब आप दीजिएगा। जी, ये शोभा भी नहीं देता। जी, देखिए, अब आप मुझे बताइए, चुनाव आयोग पर वहां उंगली उठाना, अरे भाई अमेरिका ने क्या करना है वहां? आप विश्व में क्या देना चाहते हो? एक संवैधानिक संस्था को आप वहां बदनाम करना चाहते हो? आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, अगर आपके साथ कोई अन्याय हुआ है। आप वहां बैठ के कहते हो कि वहां निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ, तो आप कैसे जीत के आ गए? आप एलओपी के नेता बन गए। उसके बाद में वो क्या बात करते हैं कि सिखों की। आप मुझे बताइए, यही भाषा तो पाकिस्तान बोलता है, यही खालिस्तानी बोलते हैं, तो ये उनके एम्बेसडर हो गए ना। क्योंकि एक भारतीय एलओपी का नेता विदेश में बैठ के कुछ बोलेगा तो लोग ज्यादा अच्छे से सुनेंगे। तो ये देश विरोधी लोगों के एम्बेसडर बन गए हैं। अब आप आइए दूसरी बात पे चलते हैं। किस तरह से इनके दिग्विजय सिंह जी बयान देते हैं कि भाई एससी और एसटी का टिप्पणी कर दीजिए। अरे राहुल लाल जी, आएंगे राहुल लाल जी आपके पास, आएंगे। इस तरह से बीच में डिस्टर्ब मत करिए। ये टूका टाकी अच्छा नहीं लगता। ये सड़क छाप डिबेट होती है, वहां होता है। आप ऐसे इतने अच्छे प्रवक्ता हो, आप अच्छा लगता है ऐसे बीच में करते हो। मैं एक बार नहीं बोला आपके बीच में, आपने जो मर्जी बोला। ठीक है, इतना लंबा टाइम आपने लिया। विजय शर्मा जी अपनी बात कंप्लीट करिए। राहुल मुझे बताइए, दिग्विजय सिंह इनके 2-3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। वो एससी एसटी का आरक्षण छीनने की बात करते हैं, कहते हैं मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए, उनको उतना आरक्षण नहीं मिला। ये अमेरिका में बैठकर आरक्षण की बात करते हैं, वही छीनने की। तो इनका जो है, आप इतिहास उठा लीजिए, इंदिरा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे राजीव गांधी हो, ये हमेशा आरक्षण विरोधी रहे हैं। लेकिन क्या है, लोगों को भ्रमित करने के लिए संविधान की कॉपी साथ लेने से संविधान पे अमल नहीं होता। तो राहुल गांधी जी जो है, वो अनजाने में नहीं, मैं तो कहता हूं वो जानबूझकर देश को कमजोर करने वाली ताकतों के साथ मिल गए हैं। ये मैं तथ्य के आधार पे बात कर रहा हूं। आप मुझे बताइए, ऐसे लोगों के साथ मिलना, उनके साथ फिर गलबाजियां करना, और कहते समझाने गए थे। डोकलाम में हमारी सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, कभी भी गोली चल सकती थी, और आप जाके एम्बेसडर से मिलते, और वो भी चीनी एम्बेसडर कहता है कि वो मिलकर गए। कहते मैं तो परिस्थिति जानने गया था। आप दुश्मन के साथ परिस्थिति जानने गए थे। आप कहते हो बेरोजगारी चाइना में नहीं है, अमेरिका में बैठ के। अरे ये कौन सा है? आपके पास संसद में कहने का मौका है, सड़क पे कहने का मौका है, रैली में कहने का मौका है। तो उन्होंने हर कोई मौका, सरकार ये मोदी विरोध, बीजेपी विरोध करते करते देश विरोधी हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी एनसी के साथ वो कहती है हम 370 बहाल करेंगे, वहां बाबा साहब के, अम्बेडकर के जो संविधान है उनके खिलाफ जाने का काम कर रहे हैं। क्यों?
हमारे वाल्मीकि भाइयों का आरक्षण छिन जाएगा वहां जा अगर 370 दोबारा बहाली होती है तो। वो कहते हैं हम अलगाववादियों को छोड़ेंगे, ये ओसीएनसी के साथ खड़े हो जाते हैं। तो आप ये देश में ये नंगे हो चुके हैं। और आप पीडीपी के साथ खड़े होकर क्या कर रहे थे? आप पीडीपी के साथ खड़े होकर कौन सा नया इतिहास बना रहे थे? आएंगे अभी आपके पास राहुल जी, आ रहे हैं, बस वो लगभग खत्म कर चुके हैं, वो लगभग खत्म कर चुके हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए, बस का मैनिफेस्टो में एक में दिखाइए कि उन्होंने कहीं लिखा हो आतंकवादियों को छोड़ देंगे, 370 बहाल कर देंगे, हम पाकिस्तान के ट्रेड शुरू कर देंगे, पाकिस्तान के साथ बातचीत करेंगे। जो आपकी सरकार में सर काट के ले जाते थे उनके साथ बातचीत करने की बातें करते हैं। तो आप मुझे 35 से हटाने की बात करते हैं। तो आप राहुल लाल जी, आप मुझे बताइए टीडीपी का और उसका मेल कहाँ का, किसको खड़ा कर रहे हो? तो राहुल गांधी जी देश विरोधी लोगों के साथ संलिप्त हैं, वो खड़े हो चुके हैं। ठीक है, एक राउंड और चाहूंगा, बहुत जल्दी से मैं चाहता हूं कि 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करें। राहुल लाल जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए बहुत देर से आप बताना चाह रहे हैं, लेकिन आपके तर्क इससे आगे कहीं रुके नहीं है कि वो गए थे इल्हान उमर को समझाने, वो जो है आरक्षण के लिए उन्होंने ये नहीं कहा था, और क्या कहा था वो सबके सामने है। और उसके अलावा आपने सिखों के बारे में अभी तक बताया नहीं कि दरअसल सिख जो खालिस्तानी संस्था है सिख फॉर जस्टिस, उनकी वॉइस क्यों बने हुए हैं, क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी सिख फॉर जस्टिस के वॉइस नहीं बने हुए हैं। राहुल गांधी भारत के अल्पसंख्यकों के आवाज बने हैं। भारत में चाहे देखिए, अगर सिख जो है कि धरना प्रदर्शन करें उनको खालिस्तानी कोई घटना या गुरुद्वारा बताइए जहां सिखों को रोका गया हो। ठीक है, बिल्कुल। आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर से बोलिए। जी बोलिए। मैं कह रहा हूं कि भारत में अल्पसंख्यकों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसके ऊपर वो सीधे आवाज है, और वो उन्होंने ऐसा कोई भी बयान, देश विरोधी बयान नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। नहीं, वो तो अपना झांकेंगे ही, पॉलिटिकल दल है। एक कोई घटना ऐसी बताइए जहां पर सिखों को पगड़ी उतारने के लिए मजबूर किया गया है, या एक कोई घटना बताइए जहां पर उनको गुरुद्वारे में ना जाने दिया जा रहा हो। ये विषयांतर कर रहे हैं राहुल, या उनको कड़ा पहनने से रोका गया। राहुल लाल जी आप विषयांतर कर रहे हैं। आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। हो गया राहुल लाल जी, मैं समझ गया, आपका ज्ञान मैंने सुन लिया। एक मिनट आप सुन लीजिए। सीधी बात यह है कि जो बात आप कह रहे हैं वो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कल राहुल गांधी के सिखों पे दिए गए बयान की सफाई दी है। अब जो सुप्रिया सेन आपके सबसे बड़े मीडिया के हेड हैं, उनका ये कहना है कि राहुल गांधी का दृष्टिकोण ये नहीं था। वो आप दृष्टिकोण लेके समझा रही हैं कि वो बता रही हैं कि ये भारत में जो आपने कहा ना माइनॉरिटी की स्थिति में, वो स्थिति को ये बताने की कोशिश कर रहे थे। तो सीधी बात यह है कि भारत में जो माइनॉरिटी की स्थिति में अगर आप सिख को सामने में रखते हैं तो आपके पास सबसे बड़ा ब्लॉट 1984 का दंगा है। कल ही आपके सारे सिख नेता, जो अभी आप देख रहे थे राहुल गांधी के घर के सामने खड़े थे, 3000 सिखों मतलब ये बात कत्लेआम करने के बाद आप अगर इस चीज की दुहाई देंगे बाहर में, तो निखिल जिनके ऊपर 84 दंगों का, जिस कांग्रेस के ऊपर, निखिल एक मिनट मैं बात पूरी करूं। राहुल लाल जी सुनिए, राहुल लाल जी सुनिए, आपको मैं बस एक हिंट सी दे रहा हूं, आप ही के बोलने के लिए दे रहा हूं। सवाल ये नहीं है, आप दोनों प्रवक्ता या दोनों नेता जिस बात की चर्चा कर रहे थे, आप विषयांतर इसलिए कर रहे हैं कि आपके पास कोई तर्क है ही नहीं। आपके पास तर्क ये नहीं है कि इसलिए नहीं है कि आपके किसी भी पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता के पास आज तर्क नहीं है। ये आप एक तरह से, ये देखिए, एक तरह से आपने जो लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी का जो ये गुब्बारा बनाया था ना, वो अमेरिका के इस दौरे के बाद राहुल गांधी का वो गुब्बारा फूट चुका है। इस बात को मानिए। जो आप लोग ये इमेज बिल्डिंग के नाम पे जो राहुल गांधी का एक बड़ा इमेज, एक टॉल इमेज बना के ला रहे थे कि देश में एक मजबूत विपक्ष के लिए हम सामने में ला रहे हैं, वो मजबूत विपक्ष का जो आपका गुब्बारा था वो फूट चुका है। सब बात समझने की कोशिश कीजिए और सुनिए सच्चाई देश के। वो एक आवाज ये है कि आज के ही दिन, इस दिन को याद कीजिए, 1893 को इसी दिन स्वामी विवेकानंद, एक भगवाधारी सन्यासी, अमेरिका पहुंचा था। भारत के गौरव, भारतीयता का गौरव, सनातन के गौरव, धर्म का गौरव, देश का गौरव, ये गौरव का दिन वो है आज का ही दिन जब अमेरिका में स्वामी विवेकानंद ने पूरे दुनिया को भारत के सनातन से, धर्म से, हिंदू से परिचय कराया था। आज भी लोग स्वामी विवेकानंद को याद करते हैं। उसी अमेरिका में आज आपके एक जो नेता हैं, युवा के नेता
और हर दिल अजीज आप कहते हैं, वो जाके भारत की जो छवि रख रहे हैं, भारत की छवि दुनिया के सामने में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये शर्म होनी चाहिए आपको भी, हमको भी और देश के सारे लोगों को भी। आप इस पे सफाई ना दें तो शायद बेहतर है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस पूरे प्रकरण के बाद जननायक के रूप में उभरे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप सोचते रहिए, सोचने में कोई टैक्स नहीं लगता, सोचते रहिए, सोचने में कोई टैक्स नहीं लगता। और कम से कम इस तरह की सोच कि चीन को समझाने गए थे, हालांकि उस पर उनका कोई बयान नहीं आया, लगातार पूछा जाता रहा कि चीन के लिए क्यों चले गए थे। विजय जी, आपका सिस्टम शायद म्यूट हो गया है, एक बार उसको चेक कर लीजिए, उसके बाद दोबारा आते हैं। और दूसरी चीज राहुल लाल जी, अभी आवाज आ रही है? जी, आवाज आपकी आ रही है। मैं चाह रहा हूं आपका एक क्विक रिएक्शन कि बीजेपी कैसे इसको काउंटर करेगी, क्योंकि विदेशों में जाकर बीजेपी की बदनामी करें, देश की अगर भाजपा को बुरा भला कहते हैं, संघ को कहते हैं, वो तो कहते रहे, जिस तरह से देश की बदनामी कर रहे हैं, कैसे काउंटर करेंगे, कैसे देशवासियों को समझाएंगे, क्योंकि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए निखिल जी, 3 इलेक्शन लगातार ये हार चुके। राहुल गांधी जी की जो नीयत है, मनसा है, वो देश समझ चुका है। 50 इलेक्शन राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये कांग्रेस पार्टी हार चुकी है। तीसरा इलेक्शन है, ये 100 तक भी नहीं पहुंच पाए। तो हमने तो इनको एक्सपोज कर दिया, देश समझ रहा है। इस देश में लोगों की करोड़ों आंखें, करोड़ों कान है, वो सब देखते हैं, बारीकी से देखती है जनता। ठीक है, ऐसा नहीं है, राहुल गांधी जी मूर्ख नहीं बना सकते देश की जनता को। जनता बड़ी पढ़ी लिखी है, समझदार है। तो ये तो आपका पॉइंट आ गया। मेरे पास समय भी विजय जी आज सिर्फ इतना ही है, और आपके इसी पॉइंट के साथ खत्म करेंगे। राहुल लाल जी, आप भी सुनिए कि जनता दरअसल बहुत होशियार है, बहुत समझदार है। आप उसको कुछ भी कहते रहे कि जी हम तो समझाने के लिए गए थे, हम मिलने के लिए गए थे, एक बयान ही जारी कर देते कि इल्हान उमर के साथ समझाने के लिए जा रहे हैं और देखते हैं समझाने में क्या निकल कर आता है। चलिए ये लोग तय कर लेंगे कि आप विपक्षियों के साथ, भारत के धुर विरोधी दुश्मनों में शब्द यूज करूंगा, भारत के राष्ट्र के दुश्मनों के साथ मिलकर आप उनको समझाने जाते हैं, रात के अंधेरे में, कभी दिन के उजाले में। ये जनता देख रही है, वही तय करेगी। फिलहाल राहुल लाल जी आपका बहुत शुक्रिया, विजय शर्मा जी आपका शुक्रिया, विनोद मिश्रा जी आपका शुक्रिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कि मस्जिद के अवैध कब्जे को लेकर आखिर हिमाचल प्रदेश में बवाल क्यों मचा हुआ है। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे कि मस्जिद के अवैध कब्जे को लेकर बवाल। सिंजौली में, हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित सिंजौली मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ है। सिंजौली में आज बड़ी संख्या में जमा होकर लोगों ने इस अवैध निर्माण के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी के अंदर इस अवैध निर्माण के खिलाफ भी लोग खड़े हुए हैं, यानी कि विरोधी सुर कांग्रेस पार्टी के अंदर से आ रहे हैं। सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, वहीं बीजेपी ने भी लोगों को स्थिति नहीं बिगाड़ने की सलाह दी है, कहा है शांति बनाए रखें। लोगों को यह भरोसा दिया गया है कि कार्रवाई होगी, लेकिन कब तक इस पर कार्रवाई होगी, इस पर सभी खामोश हैं। पिछले महीने से शिमला में चल रहे प्रदर्शन के बीच लोगों ने सुक्खू सरकार को अल्टीमेटम दिया था। मामले को लेकर कांग्रेस नेता भी आगे आए हैं। हैरानी की बात यह है कि पिछले 10 वर्षों में 44 बार इस पर सुनवाई हो चुकी है, लेकिन फैसला अब तक नहीं आया है। लेकिन मस्जिद का निर्माण चलता रहा और एनजीटी के विरोध के बावजूद 5वीं मंजिल भी इस मस्जिद की बन गई। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने यह मामला विधानसभा में उठाया था। मंत्री ने कहा कि सिंजौली बाजार में महिलाओं का चलना फिरना भी अब दूभर हो गया है, मुश्किल हो गया है। मंत्री ने आरोप लगाया कि इन इलाकों में लव जिहाद की घटनाएं बढ़ गई हैं, अपराध बढ़ गए हैं,
जो प्रदेश के लिए बेहद खतरनाक है। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर आरोप लगाया था कि वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत नजर आ रही है। अवैध कब्जे को लेकर हो रहे सियासत के बीच स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन को तेज करके प्रशासन की नींद से जगाने की कोशिश की है। इस बीच वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है कि वो सरकारी नहीं, उनकी ज़मीन है। लेकिन ये सवाल ये है कि आखिर वक्फ को ये दान किसने दिया। और जब वो सुप्रीम कोर्ट में इस दावे को लेकर पहुंचे तो उसकी धज्जियां उड़ गईं और अदालत से वो ये कहने के लिए मजबूर हुए कि उनका इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर ये सवाल फिर भी उठेगा कि फिर वक्फ ने इस पूरे मामले में आकर इसको ख़राब करने की या इस पर सियासत करने की या ये कहा जाए इस पर कब्जा करने की कोशिश आखिर क्यों की थी। और ये सवाल बनता रहेगा कि आखिर उनको ये जमीन दान में किसने दी थी। और आइए देखते हैं कि इस पूरे विषय पर विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस के नेता क्या कुछ कह रहे हैं। राइटफुल तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से सभी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। वहाँ पे धारा 163 वहाँ पे लगाई गई है। पुलिस की छावनी में उस एरिया को तब्दील किया गया है ताकि कोई भी ऐसी परिस्थिति ना बने जिससे कल को प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठे। बाकी जहाँ तक उस अवैध भवन के निर्माण की बात है उस पर क्योंकि वो मैटर सब जुडिस है, म्यूनसिपल कमिश्नर के कोर्ट में है, वहाँ पे उसकी हियरिंग होगी तो उसके बाद निर्णय सरकार लेगी। और हमने बिल्कुल साफ तरीके से कहा है कि अगर वो अवैध पाई जाती है तो निश्चित तौर से 100% उसके ऊपर कार्रवाई होगी और उसको जो है कानून की प्रक्रिया के माध्यम से उसको डिमोलिश किया जाएगा। ये सुनवाई 44 बार हो चुकी है, जिस सुनवाई की बात विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं और कि वो मामला सब जुडिस है, तो इसके पीछे की भी सियासत समझने की जरूरत है। बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे प्रकरण पर, आइए उनको सुनते हैं। राहुल गांधी जी का थोथा वाक्य, डरो मत। हिमाचल की सरकार कितना डर रही है, अवैध निर्माण पे उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर रही है। डरो मत। और कैसा वातावरण शिमला की उन शानदार वादियों में बना दिया जहां सैलानी सुकून से घूमते थे, आज वहां लाठीचार्ज, आग बरस रही है। पता है आपको? अरे शिमला की वो शानदार वादियां कभी जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन की फैमिली के साथ जहां गर्मी की छुट्टियां मनाया करते थे, आराम से सैर किया करते थे, वहां आज जाके इस ढंग का बवाल हो गया, फिर भी कह रहे हैं डरो मत। कहां से कहां आपने हिमाचल को पहुंचा दिया। तो उसको मर्म को समझिएगा कि लॉर्ड माउंटबेटन के साथ में जहां छुट्टियां मनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू जानते थे, वहां आज नफरत ही नफरत है शांति की उन वादियों में। फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस पूरे विषय पर, आइए सुनते हैं। सरकार को संज्ञान लेने के साथ साथ में उसमें आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए थी। उसमें विलंब होते देख करके लोगों में गुस्सा है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने जो 163 BNSS का जिक्र करते हुए लगा दी, मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल इस तरह से कि लोगों की भावनाओं को दबाने का प्रयास है। 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं और विभिन्न संगठनों के जो ऐसे लोग हैं जो समाज में अपनी आवाज उठाते रहते हैं, उनके घरों पर पहरा लगा दिया गया है, उनको घरों में ही रोक दिया गया है। ये स्थिति की आवश्यकता नहीं है। और जिस तरह से सरकार दबाव डाल करके कोशिश करने की फिराक में लग रही है, इस सारे मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है, वो उचित नहीं होगा। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए शिमला से हमारे साथ हमारे संवाददाता धर्म प्रकाश जुड़ रहे हैं और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा भी इस पर बातचीत करेंगे। धर्म प्रकाश, सबसे पहले आपसे ताज़ा अपडेट्स लेना चाहेंगे। एक अल्टीमेटम कांग्रेस सरकार को लोगों ने दिया था, वो शायद पूरा होता हुआ नहीं दिखा और लोगों का गुस्सा फूट गया। कैसे आप इसको परिभाषित करेंगे और क्या ताज़ा जानकारी है ये भी बताएंगे। देखिए, लोगों का गुस्सा इसलिए फूटा क्योंकि प्रशासन की तरफ से जो लापरवाही है वो सालों साल चलती रही, बढ़ती गई, जिसकी वजह से एक
मोड़ ऐसा आया जब लोगों ने इस मसले पर एकदम से एक आवाज़ में सड़क पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। मामला 2010 से चल रहा है, ज़मीन किसकी है, अवैध निर्माण है कि नहीं है, ये सब कोर्ट में मैटर चल रहा है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से सीधा सीधा एक स्टेटमेंट दिया गया था कि इस मामले में सरकार जो है वो कार्रवाई करे और जो मस्जिद है वो अवैध है उसे वहाँ से हटाए। अब मस्जिद किसकी है इसको लेकर अनिरुद्ध सिंह भी राज्य में विधानसभा में दस्तावेज पेश कर चुके हैं। वक्फ बोर्ड ने अपने दस्तावेज पेश किए हैं कमिश्नर की कोर्ट में और दोनों अपने अपना दावा इस पर जता रहे हैं। लेकिन लोगों के मुताबिक इसकी वजह से जो माहौल ख़राब हो रहा है संजौली का, स्थानीय अनिरुद्ध सिंह ने जैसे कहा विधानसभा में कि महिलाओं का आना जाना दूभर हो गया है, लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, रोहिंग्याओं का तक का जिक्र उन्होंने किया था और रोहिंग्या शब्द जब उनके स्टेटमेंट में आया तो ये मामला अचानक तूल पकड़ता हुआ राष्ट्रीय राजनीति में भी उभरने लगा। अभी के हालात की अगर बात करें तो फिलहाल तो यहाँ पर स्थिति सामान्य हो गई है, लेकिन इससे पहले जो उग्र प्रदर्शन यहाँ पर प्रदर्शनकारियों का देखने को मिला उसमें काफ़ी पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं, कुछ प्रदर्शनकारियों को भी चोटें आई हैं क्योंकि उधर से पथराव हुआ, इधर से लाठीचार्ज हुआ और दोनों तरफ से जो एक तरह से हिंसा का माहौल यहाँ पर देखने को मिला है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ करना पड़ा है। हालांकि पुलिस के सुरक्षा के इंतजाम काफ़ी पुख्ता थे, कल से ही परसों से यहाँ पर आने जाने वालों पर पैनी नज़र रखी जा रही थी, सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई थी, 1000 से 1500 पुलिस जवान सिर्फ संजौली में तैनात किए गए थे और पुलिस ने काफ़ी कोशिश की स्थिति को नियंत्रित करने की। काफ़ी कुछ हद तक इसमें पुलिस कामयाब ज़रूर हुई है, लेकिन हिंसा का सामना, हिंसा की तस्वीर संजौली में नज़र ज़रूर आई है। जी विनोद मिश्रा जी, आप देखते हैं कि ये दरअसल तुष्टीकरण की जो राजनीति है, जो उसका छोटा सा पौधा कहा जाए कि हिमाचल प्रदेश में लगाया था, वो एक वटवृक्ष का रूप धारण कर रहा है और यही वजह है कि जिस मोहब्बत की वादियां कही जाती हैं वहाँ नफरत ही नफरत दिखाई दे रही है। उनकी राहुल गांधी की दुकान पर जो मोहब्बत कही जा रही थी वहाँ अब नफरत दिख रही है। देखिए, सियासी प्रतिक्रिया में और सियासी आरोप प्रत्यारोप जो भी हो, लेकिन थोड़ी सी हम लोगों को वस्तुस्थिति समझनी चाहिए। ठीक बात है। वस्तुस्थिति ये है कि आप ये देखिए कि वहाँ जो एनजीटी का जो नियम है, कानून है, उसके हिसाब से हिमाचल के उस इलाके में 2 फ्लोर से आगे घर बन ही नहीं सकता। लेकिन ये लगभग ये 2 साल में, 1.5 साल में ये 5 मंजिला इमारत कैसे बन गई, इसका जवाब सुखू सरकार के पास नहीं है। सवाल ये है कि सरकार की जो अभी कई बार इस तरह की बातें कही गई और म्यूनिसिपल में जो इसका केस भी है कि सरकार मानती है कि ये सरकारी ज़मीन है। अगर ये सरकारी ज़मीन है तो वक्फ जो है वो एक पार्टी बन के कैसे इसमें कूद पड़ती है कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है? क्या सरकार ने कभी इस बात के लिए जानकारी ली कि वक्फ बोर्ड को जो ज़मीन मिली है, किसने इस तरह से हिमाचल जो देवभूमि है उस देवभूमि में कैसे और ऐसे दानी निकले जिन्होंने वक्फ को नाम से करके वो ज़मीन दे दिया था? सरकार ने कभी जानकारी लेने की कोशिश नहीं की। आज जब लोग सड़क पे आए हैं तब जाके सरकार के लोग हों या अपोजिशन के लोग हों, दोनों के कानों में आप कह सकते हैं जुड़ेंगे कि जब वो कहते हैं, लोगों ने बताया है अपनी व्यथा में कि भाई ये इतने छोटे से इलाके में हजारों लोग कैसे जमा हो गए, इतने छोटे से इलाके में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की कैसे यहाँ आबादी बढ़ गई जी। ये संजौली में तो लोगों ने इससे पहले कभी देखा नहीं था। ठीक है। और अगर इस तरह की तादाद वहाँ बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है जो स्थानीय लोग हैं उनको अब रोज के रोज इस चीज को फेस करना पड़ रहा है। और इसीलिए कैबिनेट मिनिस्टर है, वो इस बात को विधानसभा के पटल पे उन्होंने बात रखी थी। ठीक है। और ये सवाल इसीलिए लगातार लोग पूछ रहे हैं और ये सवाल उठा रहे हैं और ये उनका डेमोक्रेटिक राइट भी है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए धर्म प्रकाश। हम आपसे और भी अपडेट्स आगे बुलेटिन पे लेते रहेंगे और विनोद जी आपका भी शुक्रिया। तो इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए